वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? ये जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जब एक एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑसिलेट करते हैं। जब वो ऑसिलेट होते हैं ना तो जो उससे मैग्नेटिक और वो ऑसिलेशन जब होगी तो वो उसको कॉज करेंगे कि वो मूव करें। जब ये ऑसिलेशन होती है ना तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो प्रोड्यूस होंगे ना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये क्या करते हैं जो एनर्जी ये और एक क्या होता है इन अ बंडल ऑफ लाइट एनर्जी, एक बंडल ऑफ लाइट एनर्जी होती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। ये सब उसकी प्रेजेंस में होता है। ये क्या होता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं इनको पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बाज़ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको पास करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का देखें कि इनको पास करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये स्पेस में वैसे ही विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल कर लेते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स पर आ जाएं या अगर हम इसको देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम क्लासिफिकेशन करने लगें या हम इनको समझने लगें तो इसको हम इनकी वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पर समझेंगे, क्योंकि इसका जब ये लाइट एमिट करती हैं ना तो ये ऑसिलेट होती हैं तो डिफरेंट पैटर्न्स निकलते हैं। वो ऑन द बेसिस ऑफ हम उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ की बेसिस पर समझेंगे। तो जी ये जो लाइट एमिट कर रही होती है हम इसको बोलेंगे कि जी ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगे और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे। ये जो रेंज होती है हमने इसको कहना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ये 7 रीजन्स में जो है डिवाइडेड होता है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। जो डिफरेंट जो इनकी वेवलेंथ्स होगी और फ्रीक्वेंसीज होंगी ना उन्हीं की बेसिस पर इनके फंक्शंस जो हैं और इनकी जो टाइप्स होती हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम देखते हैं हम जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जी सबसे पहले रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आ जाती हैं, विजिबल लाइट आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स आ जाती हैं, एक्सरेज आ जाते हैं, गामा रेज आ जाते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये रेडियो वेव से जो है जब जैसे जैसे ये गामा रेज की तरफ जा रहे हैं इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। तो इसी तरह जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है इसकी फोटोन एनर्जी जो होती है यानी उसकी जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है जो उसका असर है वो भी बढ़ता जाता है। हमें आगे हम इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेते हैं। आप वैसे एक जो रफ एग्जांपल के तौर पे भी आप देखते होंगे कि जो एक्सरेज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो ह्यूमन बॉडी तक में पेनिट्रेट कर जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो अगर हम रेडियो वेव्स देखते हैं तो हमें जी उनको रिसीव करने के लिए एक एंटीना चाहिए होता है। जब वो एंटीना लगाते हैं तो तब हमारे तक वो पहुंचती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं ये देखिए जी रेडियो वेव्स आ रही हैं, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज और आपको जो वेवलेंथ्स है वो तकरीबन रफली याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये पेपर्स के लिए भी खासी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम जो रेडियो वेव्स को देख लेते हैं कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रेडियो के लिए इस्तेमाल होती हैं, इस नाम से ही जाहिर है कि एक तो इनको ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकती और ह्यूमन बॉडी से भी इजीली पास कर जाती है। इसके लिए एक हमें मेटल का एंटीना चाहिए होता है जिसमें स्पेशल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको कैप्चर भी करता है और एम्पलीफाई भी करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। ये जो इनका इस्तेमाल रडार में, माइक्रोवेव ओवन में होता है और इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट भी होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इंफ्रारेड को। ये जो इंफ्रारेड होती हैं रेज होती है ये इनविजिबल होती हैं ह्यूमन आई के लिए, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो होती है ये ह्यूमन आई जो इंसानी आंख देख सकती है। उसके बाद हम देखते हैं यूवी रेज आती हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इनकी इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि जी अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं। ये भी कंपोनेंट का, ये एक सनलाइट का भी कंपोनेंट होती है। ये ह्यूमन आई को इनविजिबल नहीं होती। इसकी बहुत सारा मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ये टिश्यूज़ के लिए भी टिश्यूज़ को भी बहुत डैमेज करती है। इसके बाद हम एक्सरेज को देखते हैं जी। एक्सरेज जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो उनसे पास कर जाती है, लेकिन ये बोन्स की तरफ जो है वो पर टिश्यू से तो पास हो जाती है लेकिन बोन्स में स्टॉप हो जाती है। और हम अक्सर देखते हैं कि हम कोई भी इंटरनल अगर हमने एग्जामिनिंग वगैरह करवानी होती है तो हम एक्सरेज उसके करवाते हैं। उसके बाद जी हम देखते हैं गामा रेज को। वैसे एक्सरेज से भी हमारे जो है वो नुकसानात पहुंचते हैं, लेकिन जो गामा रेज होते हैं ना वो उनके ज़्यादा नुकसान होते हैं। वो लिविंग टिश्यूज़ के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और ये कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए भी काम आते हैं। और ये गामा रेज का ये होता है कि जो एक्सरेज होते हैं वो बॉडी तक रहते हैं, लेकिन ये जो गामा रेज होते हैं अगर आपके वहाँ से पास कर भी जाते हैं, आप इनसे कुछ करवाते हैं तो उसके बाद भी रेडिएशन जो हैं वो बॉडी से निकलती रहती हैं। इनका अनकंट्रोल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अनकंट्रोल्ड जो एक्सपोजर होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है ह्यूमंस के लिए। तो इनका जो एक्सपोजर है वो बहुत केयरफुली और डेलिब्रेटली करना पड़ता है कि कहीं ओवर एक्सपोज्ड ना हो जाए बॉडी इन रेडिएशन से। तो जी ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टॉपिक, जिसमें हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखा कि वो क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने उसका देखा कि जब वो प्रोड्यूस होती हैं तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके स्पेक्ट्रम को हम कौन से क्राइटेरियाज पे समझ उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया से समझते हैं, जिसमें वेवलेंथ और हम उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखेंगे। फिर हमने डिफरेंट जो थे उसके जो 7 रीजन्स थे, हमने उन 7 रीजन्स को देखा। ये जो 7 रीजन्स है ना ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर यू आर टेकिंग PMS एग्जाम और CSS एग्जाम या कोई भी और भी आप कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में बैठते होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट 1 या 2 MCQs इनमें से लाजमी आ जाते हैं। किसी भी रेज के आ जाते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, हार्मफुल कौन सा है, या वेवलेंथ किसकी है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, या कौन से रीजन में फॉल करता है। तो आपको ये किसी भी सूरत आप इसको जो है ना इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से रटे लगाने पड़ेंगे। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।